हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 3 और एलटी ग्रेड का जो आपका एलटी ग्रेड का ज्योग्राफी चल रहा था। यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 3 होगा। ये आपका क्या है, आज का प्रैक्टिस नंबर 3 होगा। ये प्रैक्टिस 3 होगा। ठीक, प्रैक्टिस नंबर 3 होगा। ये क्या है आपका एलटी ग्रेड का जो ज्योग्राफी का है ना, एलटी ग्रेड का जो ज्योग्राफी वो भी क्या, उसमें इंडियन ज्योग्राफी क्या, इसमें इंडियन ज्योग्राफी जो है आपका पूरा का पूरा मैं करवा रहा हूँ अपने यहाँ पे इस चैनल पे। जो पिछले कई सालों से क्वेश्चन पूछा गया उसमें और हर जगह आए हुए क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। ठीक, और आज जो एलटी ग्रेड का है इसमें हम सोच रहे हैं कि इतना करवाने के बाद फिर अब पाँच सेट पेपर इसका कराऊंगा, फिर 5 सेट पेपर आपके भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैसे सब भूगोल जो है उस सबों का आपका 5 क्वेश्चन उधर से हो जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा, इससे होगा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखा जाए। तो आज का सवाल जो शुरू होता है हमारा, पहला क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है ये देखिए आप। निम्नलिखित क्या, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, अब इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ आपसे, तांबा खनिज का है और खनिज का उत्पादन का स्थान पूछा गया। पूछा है यहाँ पे खनिज और खनिज का उत्पादन स्थान आपसे पूछ रहा है। ठीक, और देखिए क्या है, तांबा कहाँ से मिलता है। तांबा आपको पता है, तांबा खेतड़ी से है। तांबा खेतड़ी कहाँ है आपका, राजस्थान। चलो, लौह कोंडरमा से मिलेगा, बालाघाट या कुकेंद्रमुख से मिलेगा। अब बताइए इसका आंसर आपको बताना है कि लौह कहाँ से मिलेगा। ठीक, ये लौह कहाँ से मिलेगा, लौह मिलेगा आपका कुंद्रेमुख कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। मैग्नीज की खान कहाँ है, मैग्नीज की खान कहाँ है, बालाघाट कहाँ है, एमपी में। बालाघाट कहाँ है, बालाघाट एमपी में, बालाघाट एमपी में। ठीक, यहाँ गोटमार का मेला भी लगता है, बालाघाट में गोटमार का मेला भी लगता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप। अभ्रक कोडरमा की खाने कहाँ पे, कोडरमा की खाने आपकी झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। ठीक, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया डी। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा, आपको मैंने पढ़ाया था, बताया था पिछले। भारत का सर्वाधिक क्या है, पूछा क्वेश्चन आपसे कि भारत में सर्वाधिक खनिज तत्व, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, धारवाड़। क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए खनिज संसाधन की दृष्टि से क्या है, धारवाड़ की संरचना भारत की महत्वपूर्ण भूगर्भिक संरचना है। ठीक है, तो इसके बाद लौह, मैग्नीज, सोना, तांबा, अभ्रक, क्रोमियम, जितने भी थोरियम, ये सब क्या है, ये सब जितनी भी चीजें हैं आपके किसमें मिलते हैं, आपके मिलते हैं धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में। किसमें मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, धारवाड़ की धातु युक्त सारी खनिजें इसी में मिलती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है। वार्षिक तापांतर मतलब इस 12 महीने के किसी महीने में सर्वाधिक ठंडी वाला महीना और सर्वाधिक गर्म वाले महीने के बीच के डिफरेंस को हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। ये पूछा है किस स्थान का वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है। तो वार्षिक तापांतर जाहिर सी बात है दिल्ली समुद्र से काफी दूरी पे है। यहाँ दिल्ली में क्या होती है, सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। क्या है, सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। और फिर यहाँ पे क्या है, फिर क्या है, सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी इनके बीच का जो तापमान का अंतर होता है इसी को हम कहते हैं तापांतर। अब जैसे क्या, दिल्ली का तापांतर का आपको पता है 18.9 पॉइंट है। ठीक, और मुंबई का तापांतर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और उसके बाद क्या है आपका, चेन्नई का 15.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और क्या है, त्रिवेंद्रम का 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये महाद्वीपीय जलवायु का सर्वाधिक क्या है, देखिए दिल्ली क्या है, ये दिल्ली महाद्वीपीय जलवायु का, किसका, महाद्वीपीय जलवायु का अनुसरण करती है। ठीक, इसलिए तापांतर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की, तटरेखा की बात हो रही है। यहाँ से तटरेखा मतलब ये है जो आपका भारत है और यहाँ से समुद्र से शुरू होता है और इधर तक की है। इसमें से पूछा सर्वाधिक तटरेखा सबसे लंबी किसकी है। लेकिन देखिए भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा देखिए क्या है, अगर सर्वाधिक लंबी पूछता है, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, आपको गुजरात मिल जाएगा। अगर गुजरात ऑप्शन में रहता तो आपको गुजरात ही मारना पड़ता। और सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश
तो इसमें क्या हो गया, इसका आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा, इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे वो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकल श्रेणी से है? नहीं है, मैकल सुता जिसको कहते हैं, मैकल सुता किसको कहते हैं आप बताइए। इसमें पूछा मैकाल श्रेणी से कौन सी नदी नहीं निकलती है। ठीक है, इसमें से कौन सी नहीं निकलती मैकाल से? देखिए, नर्मदा मैकाल से निकलती है, सोन नदी निकलती है, महानदी निकलती है। 2 किलोमीटर के अंदर से दो नदियों का उद्गम होता है। ठीक, ये तापी है, तापी आपकी कहाँ से? महू से निकलती है, महू से, जाना पाव का, जाना पाव की पहाड़ी से। कहाँ से? जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, ये आपका ताप्ती नदी आंसर होगा, ताप्ती नदी इसमें आंसर में नहीं है। ठीक, क्या है? मैकाल श्रेणी से नहीं निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? ताप्ती मैकाल श्रेणी से नहीं निकलती। नर्मदा, तापी और सोन नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती है। क्या? नर्मदा, तापी और सोन, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। ठीक है, ठीक है, हाँ, अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। और ये नदियां अब केंद्रीय अर्थात अरी प्रवाह प्रतिरूप बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तापी। ठीक, ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ से निकली है? अमरकंटक के पठार से निकली है, ये अमरकंटक। ठीक, ये अमरकंटक के पठार से निकली है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में मुख्य सीमांत क्षेत्र पृथक्करण करता है। मुख्य सीमांत क्षेत्र, सीमांत सीमा का अंत, ये दो सीमाओं हैं, सीमाओं के अंत के बाद दो सीमांत अंग जिसको हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, जिसको कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। सीमा का अंत, जहाँ सीमा का अंत होता है। ठीक, तो उसके बीच में पूछा ही कौन सा है, तो आपका क्या है? लघु हिमालय सीमांत पृथक्करण करता है, लघु हिमालय और शिवालिक। क्या? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को। ठीक, क्या है सीमांत, मुख्य सीमांत क्षेत्र, मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या है? मध्य हिमालय। ठीक, मध्य हिमालय और क्या? शिवालिक हिमालय के बीच मेन थ्रस्ट क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक, और मध्य और क्या? मध्य और महान हिमालय के बीच कौन से है? मध्य और उसके बीच कौन सा है? इसके बीच है आपका, आप बताइए कौन सा पड़े है, कौन सा है बताइए आप। आगे देखिए क्या क्या है। निम्नलिखित एक सूची, एक को सूची दो से क्या करना है? मिलान करना है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है अपने को। हिमालय दिया है और स्थिति दिया है। पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, किसके? सिंधु और सतलज के। 1 का 3 हो गया, चलो ठीक है। फिर नंबर, दूसरे नंबर पे क्या दे दिया भैया? इसकी देखो, जो पंजाब हिमालय, सिंधु और नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आपको किसके है? नेपाल हिमालय आपके काली और तीस्ता नदी के बीच, काली और तीस्ता नदी के बीच, काली और तीस्ता नदी। और उत्तरांचल हिमालय पूछा है, उत्तरांचल हिमालय किसके? सतलज और काली, सतलज और काली नदी के, सतलज और काली। चलो ठीक, और जो लास्ट दिया है असम हिमालय है, ये असम हिमालय, इसमें इन्होंने डिफरेंट नहीं किया। असम हिमालय, असम हिमालय किसमें? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा में। आपका आंसर बी हो जाएगा। अब देखो, इसके बारे में आपको अच्छी तरह बता दें। पंजाब हिमालय का सिंधु 500 किलोमीटर लंबा है। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी मेरे भाई? 500 किलोमीटर। किन नदियों के मध्य स्थित है आपको पता हो गया यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद अगला हिमालय जो दिया, नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? नेपाल हिमालय सर्वाधिक लंबा 800 किलोमीटर है। ठीक, किस नदियों के बीच में है आपको पता हो गया। किन नदियों के बीच में है? तीस्ता और काली और तीस्ता नदी के बीच में है। और उत्तरांचल हिमालय पूछा है, यानी उत्तरांचल हिमालय पूछा है आपसे, तो उत्तरांचल हिमालय की लंबाई टोटल कितनी है? 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर है। ठीक, और जो लास्ट हिमालय पूछा है आपका, क्या पूछा है? असम हिमालय। असम हिमालय 750 किलोमीटर, असम हिमालय 750 किलोमीटर। और किन नदियों के बीच स्थित है आपको मालूम हो चला, और कितनी 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 किसकी लंबाई है ये भी आपको मालूम हो गया। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन आप, यह विचार की उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय के अग्र गंभीर में मलबों के जमाव द्वारा। ठीक, ये मलबों के जमाव द्वारा, जब तैतीस सागर था तो उसमें जितने भी मलबे आए थे उसमें जमा होते गए। ठीक, यह विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किसने प्रस्तुत किया था? इसको सर्वप्रथम किसने किया था? ई स्वेस ने। इन्होंने क्या कहा? स्वेस का मानना था कि भारत का जो विशाल मैदान है, क्या भारत के विशाल मैदान के स्थान पर पहले विवर्तनिक एक बहुत बड़ा गर्त था, यानी गड्ढा था, विवर्तनिक गर्त था, जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण के दौरान, ठीक, हिमालय जिस समय बना उसी समय इसका निर्माण हुआ था। ये इनका कहने का मतलब ये था। नदियों द्वारा लाए गए मलबे जब उसमें इकट्ठा क्या हुआ? जमा हुए, गर्त में भरने के फलस्वरूप क्या हुआ? जब वो गर्त पूरा भर गया तो क्या हुआ? हिमालय का तो भारत के जितने मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ठीक, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इनका कहना का मतलब यही था। इसमें और कोई इन्होंने बहुत बड़ी तीर नहीं मारा। आगे देखो,
गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। नदी के तल में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर और गोकुर झीलों के किनारे। पहली बात गोकुर झील के तो इसमें कोई उल्लेख नहीं, जो गोकुर झील में इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा अपने को, ये तो ये समझ लीजिए आप। और नदी तल में तो क्या होता है, नदी तल में तराई मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ तो नदियाँ अपना कभी दिखाई भी दे, प्रकट भी होती है, कभी नहीं देती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमेशा रहता है, उसमें तो कोई तो क्या है, बांगर खाजर होता है, नहीं मृदा, और बांगर होती है पुरानी मृदा। देखो जैसे ये नदी का कैचमेंट एरिया है, नदी यहाँ से बहती है, कभी बाढ़ आ गया तो यहाँ तक आ गई, फिर क्या हुआ, नदी फिर बाद में कम हुई तो इधर चली आई, तो ये बाढ़ वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको नवीन जलोढ़, क्या नवीन जलोढ़ को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। जो पहले कभी बाढ़ आई होगी उसको पीछे छोड़ दिया गया हो, अब बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंचता, सीधी सी बात, बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंचता, तो उसको हम लोग बांगर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, बांगर मिट्टी कहते हैं। और ये जो कह रहा है नदी तल एकदम नदी के किनारे वाले, नदी के किनारे जो हमेशा जिसमें जल हमेशा जल आशीत रहता है, ठीक है। और गोकुर झील का मतलब होता है ऐसे ही, कभी पछाड़ झील या गोकुर झील इसे कहते हैं। कभी यहाँ मान लीजिए जैसे ये है और कभी इधर आ गया पानी, फिर बाद में ये तटबंध हो गया, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं गोकुर झील। और यहाँ से फिर नदियाँ बहने लगी, ये तटबंध हो गया, इसमें थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं गोकुर झील कहते हैं, ठीक। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को गोकुर झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा, मालवा का पठार, तराई प्रदेश, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र या चंबल घाटी। आपको पता है रिवाइन जहाँ बनते हैं, चंबल घाटी आपका उत्खाद भूमि के लिए जाना जाता है। चंबल उत्खाद भूमि, चंबल 3 जगह है, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में थोड़ा स्थान, और क्या आपके MP में भी। इसमें सर्वाधिक क्या है, चंबल में रिवाइन का निर्माण होता है, इसमें डाकू, इसलिए यहाँ पे बहुत लोग डाकू है। चंबल घाटी मृदा अपरदन की समस्या से क्या बुरी तरह से प्रभावित है, ठीक। अवनालिका अपरदन के कारण इन क्षेत्र में क्या होता है, पीहड़ों का निर्माण हो जाता है। क्या अवनालिका अपरदन होता है, अवनालिका अपरदन जब कभी देखोगे आप चंबल क्षेत्र में जाके, तो मान लो इधर आता है, ठीक, और नदी ऐसे अपरदित किया तो ये बहुत बड़े बड़े खड्डे का निर्माण हो जाता है, इधर हो जाता है, इधर नहाने का जगह न जाने का। और मृदा कृषि के लिए तो कोई मृदा ही नहीं, जैसे कृषि के लिए यहाँ पे कोई किसी भी तरह की मिट्टी का निर्माण ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक, एक तरह से देखा जाए तो। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, अब ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मृदा का निर्माण, यहाँ खेती के योग्य भूमि एकदम नहीं है। चंबल नदी कभी देखेंगे आप जाके, कोटा से जैसे स्टेशन से चलेंगे 15-20 मिनट बाद चंबल बढ़ती है, वहाँ पे चंबल देखेंगे तो आपको चंबल नदी बहुत दिव्य लगती है। लेकिन आगे जाके चंबल नदी है जो, उसके बाद जो चंबल का इलाका है वो यूपी वाला, उसमें आके डाकुओं का रैन बसेरा हो जाता है, क्योंकि पीहड़ों का निर्माण करती है, इसलिए वहाँ खेती करने योग्य कोई जमीन नहीं होती। मध्य प्रदेश में पता है ग्वालियर, भिंड और मुरैना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। और उत्तर प्रदेश का क्या है, आगरा, इटावा, जालौन। कौन, आगरा, इटावा और जालौन जिले में लगभग 6 लाख एकड़ भूमि, 6 लाख एकड़ भूमि। इसमें क्या है, इसमें 6 लाख एकड़ है, 6 लाख एकड़ भूमि क्या है, एकड़ भूमि इसकी समस्या से ग्रस्त है, ठीक, इससे समस्या से ग्रस्त है। MP और क्या है, यूपी, MP और यूपी, ठीक। इसमें क्या है, MP में अगर देखा जाए तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, और यूपी में भी देखा जाए अगर तो आगरा, इटावा, जालौन, आगरा, इटावा, जालौन, ठीक। इससे क्या है, 6 लाख भूमि प्रभावित है, ठीक। आगे देखो, भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। कोयला स्तर मतलब कोयले का स्तर सर्वाधिक मोटा भारत में कहाँ पाया जाता है, झरिया कोयला क्षेत्र। अब झरिया कोयला क्षेत्र अगर मैं बोलूँ आपसे, झरिया कोयला क्षेत्र है तो आपको बताना पड़ेगा झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, अब बताना। रानीगंज कोयला क्षेत्र, बोकारो, सिगरौली। सबसे मोटा आपको पता है क्या, सिगरौली, यूपी और MP में है। सिगरौली वाला जो इलाका है ये सबसे मोटा कोयला का परत है। सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पे मिलती है आपको, सिगरौली के कोयला क्षेत्र में। आगे देखो, भारत की निम्नलिखित नदी घाटियों में से किन में जल की कमी है, ठीक। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। अब देखिए घाटी में जल की कमी है, क्या जल की कमी है, कावेरी, कृष्णा, महानदी और तापी। और ये देखिए इसमें से पूछना है किसमें किसकी कमी है, ठीक। एक और दो, कृष्णा और कावेरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। भारत की दक्षिण भारत की नदियों में से महानदी और गोदावरी में सिंचाई की व्यवस्था के पश्चात क्या है, जल बचता है। जबकि कृष्णा, पेनार कावेरी और बह गई पूर्व की और बहने वाली ये नदियों की आवश्यकता से पानी इसमें कम होता है, ठीक। पानी इसमें कम रहता है, किसमें, कावेरी और कृष्णा में। क्योंकि देखो मेरे भाई ये मौसमी नदी है, क्या ये मौसमी नदी है। जब बाढ़ का पानी इसमें, जब वर्षा का वर्षा के जल से इसमें जल का स्रोत रहता है, ठीक। और क्या है, इसमें बर्फ और हिमनद से कोई मतलब ही नहीं है।
बाढ़ के पानी, जब तक इसमें बारिश का पानी होता है तब तक पानी रहता है, फिर पानी खत्म हो जाता है। चलो, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, सूरत नर्मदा नदी के, और क्या है आपका हैदराबाद मूसी नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। देखिए पहले आप जानिए उज्जैन कहाँ है? एमपी में, ठीक। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है, यहाँ सिंहस्थ का मेला लगेगा, अभी 12 सिंहस्थ का मेला लगता है, जिसको हम लोग अपने यहाँ प्रयागराज में क्या कहते हैं? इसको प्रयागराज में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी खत्म हुआ मेरे भाई, क्या होता है? इसको महाकुंभ कहते हैं, महाकुंभ। कुंभ भारत में कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ मेला भारत में कहाँ कहाँ लगता है पता है आपको? 4 जगह लगता है। अब चारों जगह के नाम अगर आप कमेंट में बता देंगे तो बता देंगे, तो अगली क्लास में खुद। चलो, अहमदाबाद क्या है? साबरमती नदी के किनारे, राइट है। सूरत क्या है? सूरत नर्मदा नदी के किनारे नहीं, सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे? ताप्ती, नर्मदा नदी के किनारे। एक तरह से देखा जाए तो एमपी का जबलपुर है, ठीक। बहुत सारे होंगे, लेकिन हैदराबाद मूसी नदी के तट पे है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पे है, ठीक। ये आंसर आपका सही हो गया होगा, ठीक। और हैदराबाद, सूरत और अहमदाबाद ये सब तो आपको पता है कहाँ कहाँ पे। ये गुजरात, हैदराबाद ऑलरेडी हैदराबाद में। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एस्चुअरी ज्वारनदमुख बनाती है? अब बताइए, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको बताइए। भारत में कौन सा ज्वारनदमुख का निर्माण करती है मेरे भाई? इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है। नर्मदा नदी, ठीक, नर्मदा नदी। और ज्वारनदमुख होता क्या है मालूम है आपको? होता क्या? भारत की नर्मदा और ताप्ती कौन सी? भारत की नर्मदा और ताप्ती। अब देखिए, नर्मदा और ताप्ती, भारत की नर्मदा और ताप्ती दो नदियां क्या है? ये दो ज्वारनदमुख बनाती है, और ये डेल्टा का निर्माण क्या करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये क्या? ये डेल्टा नहीं बनाती, ये डेल्टा नहीं बनाती, ठीक, नहीं बनाती। क्या है? उत्तर भारत की नदियां, जो उत्तर भारत की नदियां अक्सर डेल्टा का निर्माण करती हैं, अक्सर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो डेल्टा और ज्वारनदमुख क्या है, ज्वारनदमुख क्या होता है, ये सब सारी चीजें एक एक क्लास में डिस्कस होते होते लास्ट तक आपका सारी चीजें आपको डिस्कशन में मिल ही जाए। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? आर्थिक तंत्र को मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित इसमें से निम्नलिखित में से क्या करता है? भू संरचना, कृषि उत्पादकता, यातायात संरचना या मानसून वर्षा? आपको मालूम होना चाहिए मानसून की क्या है। मानसून को अर्थव्यवस्था का हम लोग जुआ कहते हैं, कृषि का जुआ कहते हैं, अर्थव्यवस्था का जुआ कहा जाता है, ठीक। अगर मानसून अच्छा रहा तो उस साल की अर्थव्यवस्था अच्छी, खेती अच्छी होती है, तो खेती अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है, खेती अच्छी होगी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो उससे क्या है, पशुओं के चारे और सबका चीज़ का अच्छे से योगदान बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है, मतलब अच्छी इकोनॉमी, अच्छा ग्रोथ होता है उस साल देश में, ठीक। तो क्या है इसमें मानसून वर्षा, क्या मानसूनी वर्षा को भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। मानसून वर्षा के अभाव में न केवल कृषि नष्ट हो जाती है, बल्कि कृषि पर आधारित उद्योग धंधे भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक। उसे कच्चा माल और सब क्या होते हैं, सब आधारित उद्योग धंधे भी क्या होते हैं, संकट में इनका सामना करना पड़ता है। चलो ठीक है, वास्तव में क्या मानसून वह धुरी है जिसपे भारत का समस्त जीवन चक्र और राष्ट्रीय वार्षिक बजट भी टिका रहता है। इसलिए क्या है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण है मानसून वर्षा। अगर मानसून सही रहा, वर्षा सही हुई, तो देश में कृषि की उन्नति होगी, कृषि की उन्नति से सारी चीजें होगी, उद्योग धंधे पे भी असर पड़ेगा, इसका क्या आपकी जीडीपी पे भी इसका असर पड़ता है। हर जगह आपकी जीडीपी और उद्योग धंधे हर जगह क्या अच्छे से इसको ग्रोथ मिलता रहता है, ठीक। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करिए। भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, बाकी ठीक है, आज से नहीं बहुत दिन से। भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में, दोनों तो सही है, दोनों सही है, लेकिन क्या है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते, क्योंकि वहाँ साक्षरता से मतलब है या मृत्यु दर से मतलब, ठीक। हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। व्याख्या क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पहले में हम साक्षरता की बात करते हैं, क्या साक्षरता की बात करते हैं, और सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं। किसकी बात करें? शिशु मृत्यु दर की बात कर रहे हैं। तो ये सुमेलित तो नहीं ना होगा मेरे भाई। इसकी व्याख्या तब होती जब क्वेश्चन और ए और आर में थोड़ा भी तो बात उसके बारे में हमने की होती, तो उसको हम कहते कि नहीं ये बात सही, ठीक। आगे निम्नलिखित में से किस में भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है? भारत में भारतीय क्या है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में किस कारखाने में भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों का निर्माण? कोचिन निर्माण यार्ड में, हिंदुस्तान पोत निर्माण में, मझगवा पोत निर्माण यार्ड में, और गार्डनरी स्टीप कार्यशाला में। ये पूछ रहा है किसमें होता है?
ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए समझ में आ रहा होगा। इसमें होता है हिंदुस्तान पोर्ट निर्माण यार्ड। हिंदुस्तान पोर्ट यार्ड निर्माण में क्या होता है, इसके लिए बना है मुंबई में स्थित। मुंबई में मझगांव डाक की नौसेना के फ्रीगेट किस्म के जहाज बनाए जाते हैं, फ्रीगेट हल्के किस्म के। इसमें मुंबई के मझगांव में, ठीक, मुंबई के मझगांव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं। भील एमपी में पाई जाती है, ठीक है। संथाल झारखंड में भी पाई जाती है। भोटिया उत्तर प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु। भोटिया आपके उत्तर प्रदेश में नहीं, आपके यूके यानी उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। और ये इनका व्यापार बाहर चीन से भी व्यापार करते हैं, चीन से व्यापार करते हैं। ये आपको उत्तराखंड स्पेशल में क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सी नहीं है, ठीक, यही सी नहीं है, ठीक है। आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है। शस्य संयोजन प्रदेश का मतलब है जहाँ पे कृषि कार्य सर्वाधिक होते हैं, जिसमें से एक बार में 2 फसलें 3 फसलें ली जाती हैं, जिसमें क्या होता है, उर्वरक डाल के अच्छी फसल का उपयोग किया जाए, मतलब लिया जाता हो। तमिलनाडु में नहीं है, उत्तराखंड में उत्तर नहीं है, बिहार में नहीं है, पंजाब में नहीं है, क्योंकि पंजाब में तकनीक ज्यादा है, इसलिए वहां के लोग क्या करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए इसका आंसर क्या है, शस्य संयोजन। अच्छा, निम्नलिखित में से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश, सॉरी यार, इसमें विविधता ज्यादा पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्योंकि अब देखो इसको मैं व्याख्या बता दूं, तमिलनाडु में उच्चावच जलवायु तथा मृदा की दृष्टि से काफी विविधता पाई जाती है, कहीं काफी विविधता पाई जाती है, अतः यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है। विविधता ज्यादा है तो फसलें भी के लिए अलग अलग उपजाई जाती है। फलस्वरूप इसमें शस्य संयोजन प्रदेश में सबसे अधिक है। इसमें क्या होता है, अलग अलग किस्म मिट्टी, थोड़े से भी मिट्टी अलग, पहाड़ी अलग, उच्चावच अलग, तो क्या होता है हर में क्या है फसल, क्या इसमें फसल की जो किस्में हैं ना, वो किस्में सर्वाधिक होती है, 5-10 किस्में उगाई जाती हैं, ठीक। जितनी ज्यादा किस्में उगाई जाती है उसको शस्य संयोजन हम लोग कहते हैं, शस्य संयोजन कहते हैं। शस्य गहनता वो होती है, शस्य संयोजन है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत में अधिक सुरक्षित सिंचाई प्रदान की जाती है नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, नलकूपों द्वारा और कुओं द्वारा। अब देखो ये सुरक्षित नहर, अगर मान लीजिए बाढ़ आया तब तो ठीक, अगर सूखा पड़ा तो नहर खत्म। तालाब में वर्षा अगर हो गई, वर्षा हो जाती है, तब तो आपकी क्या होती है, अच्छी सिंचाई हो जाएगी मेरे भाई, पानी उपलब्ध होगा, सिंचाई हो जाएगी। और यही चीज हमारे कुओं के द्वारा भी है। जब वर्षा होगी, जब वर्षा होगी तभी कुएं में मतलब जल स्तर बढ़ेगा तो कुएं में पानी होगा। लेकिन क्या है, नलकूप सुरक्षित है, नलकूप सर्वाधिक सुरक्षित है, नलकूप पे भरोसा सर्वाधिक किया जाता है। आगे देखो, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। हमें स्थान दिया है, आपका सही आंसर दिया है, कहाँ क्या लगा है। हरिद्वार। अब देखो पहले मैं बता, पिंजौर कहाँ पे, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और पेट्रो रसायन, ठीक, ये होता है। अभी देखो इसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इसका आंसर पिंजौर क्या है, पिंजौर आपका हरियाणा में इतना आपको होता है। यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या, यहाँ HMT है। हिंदुस्तान पिंजौर में क्या है, पिंजौर में आपका HMT है। कोयली कहाँ है, कोयली अगर पूछा जाए आपसे तो कोयली कहाँ है, कोयली आपकी गुजरात में कोयली, तो यहाँ क्या है, पेट्रो रसायन, यहाँ हमारे पास पेट्रो रसायन। कलपक्कम कहाँ पे है आपका, कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। कलपक्कम में क्या है, परमाणु का संयंत्र है, परमाणु शक्ति है, ठीक है। हरिद्वार हरिद्वार में आप गए होंगे तो भेल का एक स्कूल है, वहाँ पे सबका सेंटर पड़ता है। उत्तराखंड कृषि देने जाओगे या कोई भी उत्तराखंड में जाओगे तो आपको पता चलेगा भेल का एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें सेंटर पड़े रहते हैं। और ये क्या है, उत्तरांचल या उत्तराखंड में है, इसको आप कहेंगे उत्तराखंड, ठीक। इसको आप मिला देंगे हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसका आंसर आपको क्या मारना है, इसका आंसर आपको डी मारना है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित राज्यों में वर्तमान में कौन कपास सूत बनाने में अग्रणी है, कपास से सूत बनाने में कौन अग्रणी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक। तो देखो कपास से सूत आपका क्या कहता है, तमिलनाडु में बनता है। महाराष्ट्र सर्वाधिक कपास का उत्पादक है, ठीक है।
गुजरात भी वही है, मध्य प्रदेश, सब में काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके लिए देखिए क्या है, देखिए भारत में कुल सूती वस्त्र का 6%, क्या है, कुल 6% आपका तमिलनाडु में ही पैदा होता है, में उत्पादित होता है। परंतु सूत के उत्पादन में इसका अग्रणी स्थान है, सूत के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। लेकिन कपास के उत्पादन में क्या है, सूत वस्त्र के निर्माण में 6% है, लेकिन सूत के निर्माण में इसका सर्वाधिक, परंतु सूत के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। देश में कुल सूत का उत्पादन एक तिहाई इस राज्य से प्राप्त होता है। सोचो, एक तिहाई अकेले तमिलनाडु सूत का निर्माण करता है, ठीक। और भारत का आधे से अधिक सूत तैयार करने वाली मिले इसी राज्य में। सूत में सर्वाधिक किस सूत में कौन है अपने यहाँ का अधिकार किया, और सूत का यहाँ पे वैसा एटमॉस्फियर होगा, ऐसा वहाँ पे वातावरण होगा जिस कारण उसके लिए वो सूटेबल मिल जाती होगी सारे चीजें, तो इसको सूत द्वारा सूत की मिले यहाँ सर्वाधिक। चलो आगे देखो, ये सूची को सूची जो से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के दिए गए उत्तरों के सही की सहायता से उत्तर का सही चयन करना है। अलीगढ़ में क्या है, अलीगढ़ में क्या बनाया जाता है, देखो अलीगढ़ आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ कहाँ पे है आपका, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। चलो भैया, अलीगढ़ कहाँ, उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद ये भी यूपी में, मड़ुआडी यूपी, सब यूपी में, मुरादाबाद यूपी। अब देखो आपको मैं BLW हो गया, ठीक। पहले क्या था, DLW था, ठीक। अब बनारस हो गया, इसका नाम DLW को बनारस कर दिया गया है, बनारस BLW। फिर क्या, अलीगढ़ में ताले का निर्माण सर्वाधिक होता था ना, तांबे का, तो इसमें क्या, अलीगढ़ में ताला नंबर 1 पे आपका। 4 नंबर, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनाई जाती है। फिरोजाबाद में क्या है, कांच उद्योग, फिरोजाबाद कांच उद्योग। मड़ुआडी डीजल इंजन कारखाना। मुरादाबाद पीतल और कांसे से बर्तन बनाए जाते हैं। इसका आंसर आपको क्या मारना है, इसका आंसर आपको मारना है 94 का आंसर क्या हो जाएगा, 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलो, नाथुला दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा स्थित है, ये बताना आपको नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा आपके भारत के सिक्किम में स्थित है, भारत के सिक्किम में स्थित। अब देखिए सिक्किम में कौन कौन सा, देखिए नाथुला हो गया, ठीक। एक क्या होता है, एक जलेपला होता है, जलेपला, ठीक। एक हो गया आपका जलेपला, ये हो गया। और हिमाचल में कौन कौन से है आपके, यहाँ पे सिपकीला, एक सिपकीला हो गया, और एक बारालाचा, ठीक, ये हो गया। और आपके जम्मू कश्मीर क्या है, बुर्जिल और जोजिला, क्या है, जोजिला, 2 हो गए। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, इसमें बोमडीला, इसमें है बोमडीला, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी हमें लगता है अच्छे से, कौन कहाँ पे है, कैसे है, ठीक, कौन कहाँ पे और कैसे है, ठीक है। आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, संघ शासित प्रदेश में निम्नतम जनसंख्या घनत्व मिलता है, ठीक। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मिलता है, तो किस में मिलेगा, और अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप और लक्षद्वीप में। इसमें पूछा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे, मतलब लिंगानुपात नहीं, इसमें क्या पूछा, जनसंख्या घनत्व किसमें है, सर्वाधिक सबसे कम किसमें है, अंडमान और निकोबार में। जनसंख्या घनत्व क्या कहता है, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर, जान जाओ 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, ठीक। हम क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं जनघनत्व, क्या है, जनघनत्व। अगर इसको देखा जाए जनघनत्व को, तो कुल क्षेत्रफल बटे कुल जनसंख्या, जो उत्तर आपका आएगा वो आपका जनघनत्व कहलाएगा, ठीक। इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होगी आपको। चलिए, भारत की जनसंख्या वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार करीब दुगुनी हो जाएगी, कब हो जाएगी, अब बताओ, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष में कब होने की दुगनी होने की उम्मीद है, ये होगी आपकी 30 वर्ष में, 30 वर्ष में दुगनी होने की उम्मीद थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो आप, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुंडा जनजाति, अब देखो खासी, पहले टोडा आप मिला लो भैया, तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ी में रहती है टोडा, नीलगिरी की पहाड़ी में रहती है टोडा, ठीक। और क्या है आपका खासी, मेघालय, खासी गारो खासी जनजाति है मेघालय, भील मध्य प्रदेश में, और क्या है मुंडा आपके झारखंड में, कई बार हो चुका है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत में लौह अयस्क के निर्माण में अग्रणी नहीं, एक सेकंड रुक जाओ,
लाइट नहीं जलाएगा। लौह अयस्क के निर्माण में अग्रणी नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे ना। अब देखो इसमें से भारत में लौह अयस्क में कौन अग्रणी नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा है। लौह अयस्क के निर्माण में अग्रणी है तो आपका विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत से लौह अयस्क के निर्यात में, निर्माण पढ़ा या निर्यात में, तो विशाखापत्तनम से सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्माण होता है। 1,50,000 टन कितना होता है। अभी देखो यहाँ से होता है यहाँ से 1.5 लाख टन, यहाँ से 1.5 लाख टन, ठीक टन होता है। और पारादीप से आप मतलब यहाँ से कितना होता है, मारमागुआ से 80 होता है, 80 लाख टन, ठीक 80 लाख टन होता है। पारादीप से हम कितना करते हैं, 40 लाख, कितना 40 लाख टन, ठीक पारादीप से करते हैं। कोचिन का मुझे कोई आइडिया नहीं है और इसलिए मुझे नहीं पता। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि कार्यों में कार्यरत, देखो 2001 और 11, मैं एक इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि पीछे का चलता है। 2011 तो मैं आपको करवाऊंगा, इसलिए 2001 का मैं नहीं करवाऊंगा कहीं भी, इसलिए जो क्वेश्चन में मेंशन करवा लेता हूँ जो मेरे पास पड़े रहते हैं, ठीक। और 2011 की जनगणना तो अलग से करानी ही करानी है, ठीक, इसलिए मैं करता हूँ। चलो आगे देखो आप, इसमें का पूछा कितना परसेंट, तो 58%, अब इस टाइम 54% हो गया है, 58%। आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए तथा परियोजना दिया और आपकी नदी दी है। पांच सागर किस पे है, पांच सागर आपका किस पे बना है, अभी क्वेश्चन बताया। तो पांच सागर आपका हो गया सोन नदी पे, ठीक, नागार्जुन हो गया कृष्णा नदी पे, उकाई हो गया आपका ताप्ती पे, ठीक, और दांतेवाड़ा हो गया बनास नदी पे। अब देखो इसमें से कुछ तो बताने वाली चीज थी नहीं आपको, कौन कहाँ पे ये भी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि इसमें सब पता है आपको कौन कौन से कहाँ पे, ठीक। पांच सागर बिहार और क्या है, बिहार और यूपी, बिहार और यूपी। नागार्जुन बताइए, नागार्जुन का उकाई सूरत, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। और बताइए नागार्जुन कहाँ है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक। चलो आगे देखो, निम्नलिखित ज्यामितीय आकारों में से भारत के ग्रामीण अधिवासों में कौन सा सर्वाधिक मिलता है, भारत में कौन सा ग्रामीण अधिवास में सर्वाधिक मिलता है। भैया ये क्वेश्चन देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो क्या है, आयताकार प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब होता है कहीं भी बसी हुई जनसंख्या का किस आकार की किसमें रहनी है, सर्वाधिक रहती है, उसी को हम प्रतिरूप बोल देते हैं, जनसंख्या का प्रतिरूप बोला जाता है, ठीक है। अगला आगे देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें समुद्री जैविक उत्पादन विकास हेतु अधिकतम संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, ये सब समुद्र से सटे हुए हैं। इसने पूछा कहाँ पे जैविक उत्पादन भारत में सर्वाधिक होने की उम्मीद है, तो ये क्या है, तमिलनाडु वाला जो है आपका समुद्र, वहां पे क्या है, सर्वाधिक उत्पादन की संभावना बनी है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था, किसने किया था भैया, सर्वप्रथम किसने किया था, इसने किया था हार्लान बैरोज ने, हार्लान बैरोज ने। अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, क्या है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, ध्यान रखना। इन्होंने सबसे पहले इसका क्या कहते हैं, इसको परिभाषित किया था, ठीक, इसको परिभाषित किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी एमांडनर सिंथेसिस के लेखक कौन है, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है, अगर पूछ देगा तो आप बता नहीं पाएंगे। ये है पी हैगेट, ये कौन सा, ये आपके पी हैगेट, ठीक, ये है आपके पी हैगेट। इन्होंने बहुत सारी ज्योग्राफी की किताबें लिखी है, सामने जितने क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। इसको आगे देखो, निम्नलिखित में से क्या है, क्वेश्चन क्या है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, किसने प्राकृतिक प्रदेशों को बनाया था, सबसे पहले हार्वर्डसन। इन्हें विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन का योजना सिद्ध किया और योजना को इन्होंने बनाया, ठीक। ये कहते हैं 1905 ईस्वी प्राकृतिक प्रदेशों का संयोजन प्रतिपादित किया। इन्होंने विश्व को कितने इन्होंने 1905 में बनाना शुरू किया और 15 प्राकृतिक प्रदेशों में, 15 प्राकृतिक क्या है, प्रदेशों में विभाजित किया, क्या है, विभाजित किया, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के संबंध है, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश। और संभववाद कहाँ से आया था, संभववाद का फ्रेंच से आया था, संभववाद कहाँ से आया था, फ्रेंच से। संभववाद के निश्चयवाद की संकल्पना जो थी, निश्चयवाद की संकल्पना का संबंध जर्मनी तथा संभववाद की संकल्पना का क्या है, फ्रांस है, ठीक। इससे क्या है, इससे क्या आपका देखो निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद की संकल्पना,
की संकल्पना, ठीक। और ये क्या है, फ्रेंच से संभव, क्या है, संभव, संभववाद, ठीक। और ब्रिटिश से क्या है, ब्रिटिश से भी तो कुछ होनी चाहिए ना, ब्रिटिश से क्या है, परंतु संभववाद से सर्वाधिक ब्लास ने दिया था, संभववाद के जनक को ब्लास महोदय को संभववाद का जनक कहा जाता है, ब्लाडी जी ब्लास। हम लोग ब्लास को संभववाद को संभववाद का क्या कहते हैं, पिता कहा जाता है। आगे देखो, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन, ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक किसने, कौन, लोकेशन, इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक पी हैगेट ही है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक पी हैगेट ही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस कालावधि को भूगोल के पुनर्जागरण काल कहा जाता है, ठीक। भूगोल का पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है, 1100 से 1700 ईस्वी के बीच, क्या लगभग 1250 से 1700 ईस्वी के बीच को क्या कहते हैं, भूगोल का मध्यकाल का, भूगोल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इस काल में अंधयुग के अंधविश्वास धीरे धीरे क्या होने लगे थे, समाप्त होने लगे थे, और तथा नई विचारधाराएं पनपने लगी थी। भूगोल भूतल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ व्यवस्थित तथा तर्क संगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये परिभाषा उद्धृत है, इसमें ये परिभाषा किसमें उद्धृत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। एक इसमें द नेचर ऑफ ज्योग्राफी से, क्या, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी से, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी से, ठीक। आगे देखो आप क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया था, व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना किसने विकसित करी थी, ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा हुआ है, ठीक। तो इसमें से किसने करी थी मेरे भाई, ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी टेलर, क्या, जी टेलर। इन्होंने क्या कहा, हैकेल नियतिवाद के समर्थक थे। हैकेल क्या थे, अब देखो यहाँ पे हैकेल, ये क्या है, ये नियतिवाद, ये नियतिवाद के समर्थक क्या थे, नियतिवाद के, ये नियतिवाद के समर्थक हो गए, कौन, हैकेल। विडाल डी लाप्लास क्या थे, संभववाद, विडाल डी लाप्लास आपके क्या है, ये आपके संभव्यवाद के हैं, ठीक। जीन्स ब्रून्स को अगर हम कह जाए, हैकेल ने अपने जर्नल में इसको प्रतिपादित किया था, इस समझ में आ गया ये हो गया। और जी टेलर क्या है आपको, व्यवहारिक संभववाद, व्यवहारिक क्या, ये व्यवहारिक संभववाद क्या है, व्यवहारिक संभववाद क्या है, ठीक। आगे चल के देखिए अगला क्वेश्चन आप, निम्नलिखित में से किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया था, किसने किया था, निश्चयवाद की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था, रुको और जाओ को किसने प्रस्तुत किया था, इसको किया था जी टेलर ने। कौन किया था, जी टेलर ने किया था। रुको और जाओ क्या है, निश्चयवाद का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। और नव निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद का भी किसके द्वारा किया, इन्हीं के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल में जेनरेटिव सिद्धांत के प्रवर्तक थे, जीन्स ब्रून्स, विडाल डी लाप्लास, एम डी मांजिया और कार्ल सावर। कौन, ये कार्ल सावर, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, इसमें से कौन सा था, डी लाप्लास, क्या था, विडाल डी लाप्लास थे, कौन थे, विडाल डी लाप्लास थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पे आ गया ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, क्यों, धरातल प्रपत्र संख्या मापक है, ठीक है। इसमें देखना है, एक संबंध 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। फिर क्या है, 1,25 दिया है, फिर 2.5 लाख, एक संबंध 1 लाख, फिर इसके संबंध 50,000। इसमें से पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो क्या ये सब सुमेलित है, ये सब सुमेलित है। इसमें करना क्या है, आपको RF निकालना पड़ता है और विस्तार 4/4 का होता है, इसको आप जब निकालेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्यावर्की क्या है, कौन सा कथन क्या है, ज्यावर्की प्रक्षेप के बारे में सही सुमेलित है, ज्यावर्की प्रक्षेप के बारे में सही सुमेलित है, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है, तो इसमें सही सभी यामोत्तरों पर मापक सही होता है, सभी यामोत्तरों क्या है, सभी यामोत्तरों पर मापक सही पाया जाता है। इसमें इसकी व्याख्या, इसमें क्या होता है ना, एक केंद्रीय देशांतर रेखा पर, केंद्रीय देशांतर रेखाएं होती है ना, जो केंद्रीय देशांतर रेखाएं होती हैं उस पर मापनी शुद्ध होती है और केंद्रीय यामोत्तर दूर जाने पर मापनी में वृद्धि होती जाती है। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है, भारत का ऋतु मानचित्र जो है किस पे बनाया जाता है, ठीक, ये आपका बोन प्रक्षेप पे बनाया जाता है। ये किस पे बनाया जाता है, बोन प्रक्षेप पे बनाया जाता है। सापेक्ष उच्चावच दर्शाया जाता है, एक दूसरे के सापेक्ष उच्चावच को दर्शाना हुआ आपको, तो किस पे कहें, GH स्मिथ विधि द्वारा, GH स्मिथ के विधि के द्वारा। विधि द्वारा आपसे पूछेंगे तो विधि अभी नहीं बताएंगे क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करा दूं, इसके बाद आपको करवा दूंगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? कौन अन्य से भिन्न पूछा है? पॉलीग्राफ, बैंड ग्राफ, साधारण रेखा ग्राफ और विस्तृत दंड रेखा। पॉलीग्राफ यहाँ पे हमारे हिसाब से पॉलीग्राफ तो नहीं, इस पे क्या है? साधारण रेखा ग्राफ। साधारण रेखा ग्राफ अलग से दूसरे से भिन्न है। ठीक, क्या होता है? साधारण रेखा दिए गए क्षेत्र के या स्थान के किसी एक तथ्य को प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित किया जाता है और शेष तीन इसके से बाहर है, शेष इससे बाहर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कोहरा, वर्षा और शांत और अस्पष्टता। ये उसमें फिगर दिया हो तो कोहरा का क्या होता है? ऐसे होता है। वर्षा का क्या होती है? ऐसे होती है। कोई पूछा जा सकता है। और शांत का इलाका का मतलब ऐसे होता है। और अस्पष्टता का मतलब क्या होता है? आपको मालूम होगा। अस्पष्टता का मतलब ऐसे होता है। इसमें से पूछा कि कौन सुमेलित नहीं? इसमें सुमेलित ए ही नहीं है। कोहरा क्या होता है? आपका कोहरा देखो तीन होता है मेरे भाई, 1 2 3। ठीक, और कुहासा क्या होता है? कुहासा, कुहासा का 2, कुहासा का 2। ठीक, आगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2001 में बढ़कर कितने देशों से के बराबर हो गई थी? ठीक है, कितने देशों के बराबर हो गई थी? तो आपका पता होना चाहिए, जापान और क्या? पाकिस्तान। जापान और पाकिस्तान। ठीक, जापान और पाकिस्तान के बराबर हो गई। इसके बढ़ से बढ़कर इतने के वे क्या हुई? बराबर हो गई। चलो ठीक है, आज आप लोगों का यहीं तक क्वेश्चन पूरा हो गया। और आज की क्लास हमारे हिसाब से 42 मिनट, मतलब ठीक है, एक 60 क्वेश्चन 40-42 मिनट में ही मैं करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट है। और अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको और सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये आज का आपका तीसरा सेट पेपर रहा, और आगे का जो है अगला सेट पेपर ऐसे रोज एक सेट पेपर आपके होते रहेंगे। ऐसे आपके सेट पेपर एक आपके चलते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।